हे एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। एंशियंट हिस्ट्री का टू द पॉइंट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। इसके पहले मैंने आपको बताया था जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे पावरफुल महाजनपद थी मगध, और मगध किंगडम में 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ने रूल किया। इसके पहले मैंने आपको हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग और नंद के बारे में बताया है। आज हम मौर्यंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये भी मौर्य जो किंगडम है या मौर्यन जो पीरियड है ये भी आपका मगध महाजनपद का हिस्सा है, मतलब मगध जनपद की महाजनपद की ही डायनेस्टी है। अब इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट रूलर डिस्कस करने हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोक। अशोक के जो मेजर एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट और स्तूपास के बारे में डिस्कस करना है। तो आज का डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को मैंने मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की जिससे आपको एटलीस्ट लोकेशन का आइडिया हो कि ये लोकेशंस कहाँ पर हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में 3 क्वेश्चंस आज आपको मिलने वाले हैं। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना हो तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, पीडीएफ को आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री और मीडिवल हिस्ट्री टू द पॉइंट कवर कराई है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने पिछले 5 साल के पीवाईएसक्यू को भी कवर किया है। सो स्टार्ट करते हैं हम मौर्यन एम्पायर। देखिएगा यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, ये है आपका मौर्य एम्पायर का मैप। क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य हुए और अशोक हुए, इनका जो समय था इन्होंने काफी ज्यादा एक्सपांशन किया और अपनी टेरिटरी को एक्सपांड किया। अगर आप देखेंगे तो मौर्यन एम्पायर जो यहाँ से शुरू होता है पाटलिपुत्र से, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान, कांधार, काबुल तक फैला हुआ है। वहीं ये दोनों समुद्रों को भी कवर करता है और इसकी जो बाउंड्री है वो चोला, चेरा, पांड्यास के साथ भी लगती है। तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ जो किंगडम है ये मौर्य एम्पायर है। मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य जो फर्स्ट राजा होते हैं, जो कि फाउंडेशन स्टोन रखते हैं, फाउंडेशन करने का काम करते हैं मौर्यन किंगडम का, वो पहले राजा माने जाते हैं जिन्होंने पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट करने का काम किया है। तो इनके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। तो मौर्यन एम्पायर का जो पीरियड है वो 321 बीसी से 184 बीसी तक का रहता है। इसे हम मौर्यन पीरियड के नाम से जानते हैं। जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पे बैठते हैं। बिंदुसार के बाद आपको अशोक देखने को मिलेंगे। अशोक के बाद दशरथ और 4 और राजा होते हैं, और लास्ट जो किंग होते हैं वो होते हैं बृहद्रथ 187 से 185 बीसी। और उसके बाद सुंग डायनेस्टी आती है। पुष्पमित्र सुंग बृहद्रथ को गद्दी से हटाते हैं और सुंग किंगडम की नींव रखते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल और केवल 3 राजाओं के ऊपर डिस्कशन करना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोक। ठीक है, आइए एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है अबाउट द मौर्यन पीरियड की, कौन कौन से राजा थे, उन्होंने क्या काम किया, कौन सी बैटल लड़ी, किन किन नामों से उनको जाना जा रहा है। कोई ना कोई तो हमारे पास सोर्सेज होंगे जहां से हमने ये सारी जानकारी ली है। तो बिल्कुल पहले हम सोर्सेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमें सोर्स मिलता है वो है अर्थशास्त्र, और ये अर्थशास्त्र जो है वो 180 चैप्टर्स है। इसकी 15 सेट ऑफ बुक है, और ये किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है संस्कृत में। कौटिल्य जिन्हें हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें इंडिया का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, जो कि हमें मौर्यन पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य की वॉर टैक्टिक्स क्या थी, डिप्लोमेसी क्या थी, उनके बारे में भी जानकारी देती है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे बड़ा सोर्स है मौर्यन पीरियड के बारे में जानने के लिए। इसे डिस्कवर आर शर्मा शास्त्री ने किया था 1904 में। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र ये बुक कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। पहला सोर्स ये है। नेक्स्ट सोर्स हमारे पास है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त की बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ये भी लिखी गई है संस्कृत में। ये भी किस में लिखी है? संस्कृत में लिखी है। इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और राक्षस, राक्षस मतलब जो अमात्य थे नंद डायनेस्टी के, उनके बारे में बताया हुआ है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से ही हमें पता चलता है किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से
धनानंद को गद्दी से हटाया था, नंद डायनेस्टी को खत्म किया था और मौर्य पीरियड की शुरुआत की थी। तो ये जानकारी हमें विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से मिलती है। इसके अलावा मौर्यन पीरियड में कैसा सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी, ये जानकारी भी हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है। तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस अगला सोर्स है मौर्यन पीरियड को जानने के लिए। नेक्स्ट सोर्स मिलता है हमको इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका से भी हमें मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि पूरी तरीके से हमें कंप्लीट बुक नहीं मिली है, इसके कुछ फ्रेगमेंटेड पार्ट ही हमको मिले हुए हैं, ठीक है, जो आपको ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन वर्ड के साथ मिलती है। इसमें मौर्यन पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और इनकी जो कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्र, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमको जानकारी मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका से। इसके अलावा किस तरीके से इनकी मिलिट्री थी और मौर्यन पीरियड के समय उनके कंटेम्पररी कौन कौन से रूलर्स थे, ये जानकारी भी हमको इंडिका से मिलती है। तो किसने लिखी है? ये मेगास्थनीज ने लिखी है। और मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहा करता था। अभी हम मेगास्थनीज के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। तो मेगास्थनीज की इंडिका से भी हमें मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जातक कथाएं हैं, वहां से भी हमको जानकारी मिलती है। कुछ जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहां से भी हमें मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट है दीपवंश और महावंश, जो कि आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहां से भी हमें मौर्यन पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है। पुराण और आपकी जातक कथाएं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से हमें मौर्यन पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा अशोक ने कई सारे इंस्क्रिप्शन, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स बनवाए हैं, जिससे भी हमें मौर्यन पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। हम इन एडिक्ट्स को वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रूलर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। 321 से लेकर इनका पीरियड 298 बीसी के आसपास का माना जाता है। ग्रीक जो लिटरेचर है उसमें इनको सेंडोकोटस कहा गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सेंडोकोटस किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंडोकोटस कहा गया है। इन्होंने ही मौर्य किंगडम की नींव रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, मतलब कौटिल्य। इनका जो एरिया था आप देखेंगे तो ये बे ऑफ बंगाल से ये जो व्यास रिवर तक का ये पूरा एरिया था, इस पूरी टेरिटरी को एनेक्स करने का काम किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को गद्दी से हटाया था और यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया को यूनिटी करने का काम, यूनाइट करने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य अगर आप देखेंगे, जब चंद्रगुप्त मौर्य टैक्टिक्स बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे किस तरीके से धनानंद को गद्दी से हटाना है, मतलब नंद डायनेस्टी का पीरियड था, धनानंद गद्दी पे बैठा हुआ था और उस समय आप देख रहे होंगे कि उस समय अलेक्जेंडर जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है वहां पर अटैक करता है अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 326 बीसी का आसपास का समय होता है। ये व्यास रिवर तक पहुंच जाता है, व्यास रिवर तक अलेक्जेंडर पहुंच जाता है, लेकिन व्यास रिवर को क्रॉस करने से अलेक्जेंडर की आर्मी डिनाई कर देती है, मना कर देती है कि अब हम व्यास रिवर को नहीं क्रॉस करेंगे, हम बहुत लंबे समय से युद्ध लड़ रहे हैं, अब हमें वापस जाना है। तो व्यास रिवर को क्रॉस नहीं करता है और वापस अलेक्जेंडर जो है वो लौट जाता है। लेकिन जो व्यास रिवर तक का ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो पोर्शन हमने, मतलब अलेक्जेंडर ने एनेक्स किया है, उसको 3 हिस्से बना दिए जाते, 3 अलग अलग प्रोविंस बना दिए जाते और इसमें अलग अलग एम्बेसडर या अलग अलग आप बोल सकते हैं गवर्नर, गवर्नर ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, अलग अलग जो गवर्नर होते हैं अलेक्जेंडर के, वो यहाँ पर रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसमें ही एक गवर्नर होता है जिसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। कौन होता है? सेल्यूकस निकेटर। तो 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट करते हैं सेल्यूकस निकेटर को, जो कि ग्रीक एम्परर होते हैं अलेक्जेंडर के बाद। सेल्यूकस निकेटर को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में ट्रीटी साइन होती है। क्या ट्रीटी साइन होती है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन एक खास बात यह है कि सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। तो याद रखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर ने ही अपने ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा और इसी मेगास्थनीज ने बुक लिखी है इंडिका, जिससे हमको चंद्रगुप्त मौर्य की या मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ जैन टेक्स्ट से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब भद्रबाहु आए हुए थे मौर्य किंगडम में, तो उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है और वो चंद्रगुप्त मौर्य से कहते हैं कि तुमने जो इतनी लड़ाइयाँ की हैं मगध एम्पायर को एनेक्स करने के लिए और पूरी यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए, तो काफी लोगों की जान गई है, तो इसका आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 12 साल का फेमाइन यहाँ पर आपके एरिया में मिलेगा।
तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य चले जाते हैं श्रवणबेलगोला और वहां भद्रबाहु से शिक्षा दीक्षा लेते हैं। और साउथ इंडिया में मतलब कर्नाटका के रीजन में जैन धर्म को स्प्रेड करने का जो क्रेडिट जाता है वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को भी जाता है। तो श्रवणबेलगोला में वो एक मॉन्क बन के एक संत की तरह जो है वो रहते हैं और एक संलेखना, एक पद्धति, एक मेथड होती है जैन धर्म में, तो उसके जरिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। लेकिन भद्रबाहु के साथ जाने से पहले वो अपने बेटे बिंदुसार को राजा डिक्लेयर कर देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले राजा गद्दी पे बैठते हैं वो बिंदुसार होते हैं। क्लियर है? अब अलग अलग टेक्स्ट से हमको अलग अलग जानकारी मिलती, कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य आखिर कौन थे, क्षत्रिय थे कि शूद्र थे, ये जानकारी हमें कहीं नहीं मिलती। अब टेक्स्ट क्या क्या कहते हैं, तो सबसे पहले पुराणों से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र थे, इनकी मदर जो थी वो शूद्र थी और नंद जो डायनेस्टी थी उनके कोर्ट में वो काम किया करती थी, ये जानकारी मिलती है। लेकिन वही विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है वो कहता है कि ये लो ओरिजिन से बिलोंग करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो लो ओरिजिन से थे और इनको विशाला कहा गया है। तो याद रखेंगे विशाला वर्ड भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किया है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे, वहीं जैन सोर्सेस बताते हैं कि अच्छे खासे परिवार से जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य एक हम्बल ओरिजिन से बिलोंग करते थे। तो अलग अलग जानकारी हमको अलग अलग सोर्सेस से मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है ना। तो कोई इन्हें क्षत्रिय क्लैन का कहता है, कोई इन्हें शाख कहता है, कोई इन्हें विशाला कहता है, इन्हें लोअर क्लैन का कोई कहता है हम्बल ओरिजिन का, एटसेट्रा। और ग्रीक लिटरेचर में इनको सेंडेकोटा कहा गया है। नेक्स्ट है जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन। तो जूनागढ़ में जो हमें रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है वहां से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कई सारे डैम, लेक्स का कंस्ट्रक्शन किया फॉर द इरिगेशन पर्पस। वहीं हमें जानकारी सुदर्शन लेक के बारे में मिलती है कि पुष्पगुप्त जो कि एक प्रोविंशियल गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसने सुदर्शन लेक बनवाई थी। ये बात हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से मिलती है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी ने डिफीट किया था सेल्यूकस निकेटर को और यहाँ पर एक ट्रीटी, एक संधि साइन हुई थी और इस ट्रीटी के बाद सेल्यूकस निकेटर को एक बहुत बड़ा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को देने को पड़ा था। वो कौन सा एरिया था, तो आप कंधार, हेरत, काबुल और मकरान का जो एरिया, बेसिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो पूरा एरिया है, वो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा था। और सेल्यूकस निकेटर को अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ी थी। तो सेल्यूकस निकेटर की जो डॉटर थी उसका नाम चेलेना था और चेलेना की जो मैरिज होती है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होती है, ठीक है। एक मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट भी सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। क्लियर है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का समय है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला जो व्यक्ति गद्दी पर बैठता है वो बिंदुसार होता है। बिंदुसार का जो पीरियड है वो 298 बीसी से 272 बीसी के आसपास का बताया जाता है, ठीक है। अब बिंदुसार को अमृतचेट या फिर अमृतघाता के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने एनिमी का डिस्ट्रॉयर है। तो जैसे कि सेंडकोटस कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक लिटरेचर में, वैसे ही बिंदुसार को अमित्रचेट्स के नाम से जाना जाता है ग्रीक लिटरेचर में। और सिमसेना एक दूसरा नाम भी बिंदुसार का देखने को मिलता है। अब बिंदुसार जो है वो अजीविक सेक्ट को बिलोंग करता था, ठीक है। ना ये बुद्धिज्म को फॉलो करता था, ना ये जैनिज्म को फॉलो करता था। बिंदुसार जो है वो अजीवक सेक्ट को फॉलो करता था, जो कि कंप्लीटली बिलीव करता है कर्मा पे, ठीक है। अब बिंदुसार के बहुत अच्छे रिलेशन थे एंटियोकस के साथ। एंटियोकस जो कि सेल्यूसिड किंग ऑफ सीरिया है और एंटियोकस ने अपना एक एम्बेसडर बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था और वो कौन है, डाइमेकस। तो डाइमेकस जो है वो एंटियोकस का एम्बेसडर था जो कि बिंदुसार के कोर्ट में आया था और बिंदुसार ने रिक्वेस्ट की थी एंटियोकस से कि हमको 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो स्वीट वाइन चाहिए, ड्राइड फिग और एक फिलोसोफर चाहिए। तो यहाँ पर एंटियोकस कहते हैं कि देखिएगा बाकी सारी चीजें तो ओके हैं, लेकिन जो फिलोसोफर है उनकी ट्रेडिंग हम नहीं करते, उनका आदान प्रदान हम नहीं करते, तो हम आपको कोई भी फिलोसोफर नहीं देंगे। लेकिन हाँ, स्वीट वाइन और ड्राइड फिग जो है वो भेजा था एंटियोकस ने बिंदुसार के कोर्ट में। इसके अलावा एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क है जिनका नाम है तारानाथ। तारानाथ ने बताया है कि बिंदुसार ने 16 स्टेट्स को एनेक्स करने का काम किया था। इनकी जो जमीन थी वो दोनों सी के साथ लगती थी, मतलब ये पूरा का पूरा जो पेनिनसुला इंडिया का एरिया है, जो आपका यहाँ बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी, ये पूरी बाउंड्री जो है
वो बिंदुसार ने एनेक्स करी थी। 16 स्टेट को एनेक्स करने का काम बिंदुसार ने किया था। ये हमको जानकारी तारानाथ से मिलती है और तारानाथ एक तिब्बतन मॉन्क है। ठीक है, अगली बात करते हैं। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जैसे कि दिव्य वदान। तो दिव्य वदान से हमें पता चलता है कि बिंदुसार के बेटे थे अशोक, और अशोक उस समय उज्जैनी के गवर्नर हुआ करते थे। और बिंदुसार का एक और बेटा था जिसे भेजा गया था तक्षशिला की रिवॉल्ट को सप्रेस करने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो तक्षशिला भेजा जाता है किसे, अशोक को, और अशोक जो है वो तक्षशिला के रिवॉल्ट को भी सप्रेस करते हैं। तो उज्जैनी के गवर्नर हैं अशोक और बिंदुसार के बेटे हैं अशोक। ये बात हमको दिव्य वदान से पता चलती है। साथ ही साथ हमको जो बुद्ध टेक्स्ट है वो बताते हैं, दीपवंश और महावंश से हमको जानकारी मिलती है कि जो बिंदुसार के थे वो काफी सारे बेटे थे, और बिंदुसार की डेथ के बाद इनके बीच में बैटल ऑफ सक्सेशन होता है और अशोक अपने 99 ब्रदर्स को मारते हैं, ऐसा हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से जानकारी मिलती है, और फिर खुद गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, तो अशोक द ग्रेट के बारे में हम बात करेंगे। 268 बीसी से 232 बीसी का पीरियड जो है वो अशोक का कहलाता है। अशोक जो है वो मौर्य पीरियड के सबसे ग्रेट एम्परर के रूप में जाने जाते हैं, जो कि गवर्नर थे अवंती के। इनके फादर का नाम बिंदुसार था और इनकी मदर का नाम, जो हमारा दिव्य वदान है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, वहां से हमको पता चलता है कि इनकी मदर का नाम सुभा दरंगी था। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। इनका अशोक का कई सारे नाम हमको देखने को मिलते हैं। अशोक के कई सारे नाम हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रियदर्शी, देवनाम प्रिया, ये सारे नाम हमको देखने को मिल रहे हैं इनके अलग अलग इंस्क्रिप्शंस में, जैसे कि मास्की, गुर्जरा और नेट्टूर इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पर मास्की, गुर्जरा और नेट्टूर इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कांगा नाहली इंस्क्रिप्शन, जो कि कर्नाटका में है। इसमें नाम रायो अशोका देखने को मिलता है। पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन के नाम से मेंशन है। फिर है भराबू रिकॉर्ड, इस इंस्क्रिप्शन में अशोक को किंग ऑफ मगध कहा गया है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में अशोक मौर्य के नाम से इनका नाम मिलता है, और लुम्बिनी पिलर एडिक्ट से प्रियदर्शी, देवनाम प्रिया, ये नाम मिलते हैं अशोक के। तो अशोक के अलग अलग नाम उनके अलग अलग इंस्क्रिप्शन और अलग अलग सोर्सेज में हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अशोक के बारे में हमको जानकारी क्या क्या मिलती है। तो अशोक जब रूल कर रहे थे तो उस समय मौर्य जो किंगडम था वो अपने पीक पर था। राजतरंगिनी जो है, कल्लड़ की राजतरंगिनी, जिसमें इन्होंने कश्मीर के बारे में बताया है, कश्मीर के राजाओं के बारे में, कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। तो वहां पे कल्लड़ की राजतरंगिनी हमको कहती है कि मौर्यन पीरियड भी रहा था एक समय पे कश्मीर के एरिया में। इसके अलावा हमें जानकारी मिलती है कि नेपाल का जो एरिया था वो भी मौर्यन पीरियड का हिस्सा था। यहाँ पर जो मौर्यन किंगडम थी उनकी बाउंड्री आप देखेंगे चोल, पांड्य, केरला पुत्रा और सत्यपुत्रा के साथ लगती थी। अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में देखें तो इनकी बाउंड्री आप देखेंगे कंधार वगैरह के साथ भी लग रही हैं। तो ये पूरा मौर्यन किंगडम था। लेकिन आप देखेंगे जो कलिंग का एरिया है, ये कलिंग का एरिया मौर्य पीरियड का या मौर्यन एम्पायर का हिस्सा नहीं था, और इस कलिंग को जीतने का काम किसने किया था? अशोक ने। तो यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट बैटल अशोक लड़ते हैं, विच इज द बैटल ऑफ कलिंग, जो कि 261 बीसी में लड़ी जाती है। ठीक है, क्योंकि कलिंग का जो एरिया है वो मौर्यन एम्पायर का हिस्सा नहीं है, इसे एनेक्स करने का काम अशोक करते हैं। तो जब गद्दी पे बैठने के 8 साल हो जाते हैं, तो अपने गद्दी पे बैठने के 8 साल के बाद 261 बीसी में कलिंग का बैटल अशोक के द्वारा लड़ा जाता है। और इस कलिंग के बैटल में बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बच्चों की, वीमेंस की, ओल्ड पर्सन्स की, और काफी सारे आर्मी और ट्रूप का भी नुकसान होता है। जिससे कलिंग बैटल के बाद ऐसा बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कि धर्म परिवर्तन कर लेते हैं अशोक और उनका मन परिवर्तन हो जाता है, और उसके बाद वो बैरी घोष, मतलब जो वॉर की पॉलिसीज हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं और बैरी घोष की जगह धम्म घोष को एडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जानकारी हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलती है। जब काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो जाता है, काफी सारे लोगों की जान चली जाती है, तो उपगुप्त जो कि स्पिरिचुअल टीचर होते हैं मौर्यन पीरियड में अशोक के, और उपगुप्त इनको शिक्षा देते हैं, और उसके बाद ये जो है वो बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश एंड दीपवंश, अशोक वॉज कन्वर्टेड टू द बुद्धिज्म बाय हिज नेफ्यू निग्रोध, और निग्रोध जो थे वो 7 साल की उम्र में जो थे वो मॉन्क बन गए थे।
अब जो थर्ड नंबर की काउंसिल होती है बुद्धिस्ट काउंसिल, तो थर्ड नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 250 BC में पाटलिपुत्र में होती है और इसके प्रेसिडेंट होते हैं मोगलीपुत्र तीस्ता। अब कई सारे मिशनरीज मिशन जो है वो अशोक ने रन किए हैं बुद्धिज्म को प्रोपगेट करने के लिए। इनके जो मिशन है वो श्रीलंका, साउथ इंडियन स्टेट, बर्मा, सेंट्रल एशिया तक गए हैं। ठीक है, अब अशोक की धम्म की पॉलिसी क्या थी तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, जो कलिंग का बैटल लड़ा है ना अशोक ने, उसके बारे में जानकारी आपको 13th नंबर के रॉक एडिक्ट से मिलती है। तो ये रॉक एडिक्ट सबसे बड़ा रॉक एडिक्ट है, लॉन्गेस्ट है, और जहाँ पे हमको कलिंग बैटल के बारे में डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, 263 BC में अशोक कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिस्ट में, और मोगलीपुत्र तीस्ता बुद्धिस्ट मॉन्क जो इनके मेंटोर थे। अब धम्म की पॉलिसी क्या थी, धम्म क्या था? तो धम्म में इसने 7 बातें कही थी, 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता था धम्म में। तो धम्म की पॉलिसी सुनिएगा। पहली बात इसने कही है कि हमें अपने जो भी गुरु हैं उनका सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और सभी लोगों को, अपने रिलेटिव्स को अच्छी तरीके से, अपने नेबर्स को अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो एनिमल की हत्या की जाती है उनको बैन कर दो, एनिमल की हत्या नहीं करनी है। और जो अननेसेसरी खर्चा होता है शादी में, सेरेमनीज में, उन खर्चे को हमें अवॉइड करना है, फेस्टिवल गैदरिंग अवॉइड करनी है, और हमें अपना जो पैसा है वो खर्च करना है धम्म में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगली बात इन्होंने कही है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए जो सोशल वेलफेयर की बात करे। मतलब आज के समय में जो हम अपने DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, हम अपनी वेलफेयर पॉलिसी की बात करते हैं, वो अशोक ने अपने धम्म में कही है। ठीक है, और इन्होंने एक धम्म यात्रा की शुरुआत करने की बात भी कही है कि यहाँ पे धम्म यात्रा है, मतलब लोगों को तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए। नेक्स्ट बात इन्होंने कही है कि जो सर्वेंट्स हैं, तो मास्टर्स को अपने सर्वेंट के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सर्वेंट भी तो ह्यूमन ही होते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि ब्राह्मण जो हैं उनके साथ लिबरल पॉलिसी हमें रखनी चाहिए, और नॉन वायलेंस पॉलिसी हमें एनिमल्स के साथ रखनी चाहिए, ये इन्होंने अपने धम्म में कहा है। सारे धर्मों का इक्वली सम्मान करना चाहिए, कोई भी धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, टॉलरेंस अमंग ऑल द रिलीजियस सेक्ट, ये बात इन्होंने धम्म में कही है। और इन्होंने कहा है कि अब हम वॉर के जरिए राजाओं को एनेक्स नहीं करेंगे, एम्पायर को एनेक्स नहीं करेंगे, हम धम्म की पॉलिसी यूज करेंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशन से, प्यार के जरिए, लव के जरिए हम दूसरे राजाओं के साथ ट्रिटी साइन करेंगे और उनके साथ अच्छे व्यवहार रखेंगे। तो ये 7 इन्होंने अपनी बातें कही है अपने धम्म में, और इन 7 बातों को अलग अलग बड़े बड़े रॉक में लिखवा दिया है, जिससे लोगों को भी पता चले कि धम्म पॉलिसी क्या है। इनको ही हम रॉक एडिक्ट्स कहते हैं। तो ये जो 7 बातें धम्म की है ना, ये अलग अलग जगहों पे लिखी हुई हैं रॉक्स में। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में, तो इन्हें ही हमने रॉक एडिक्ट्स कहा है। तो 10 मेजर लोकेशंस पे हमको ये रॉक्स मिलती हैं, और टोटल हमें 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। अब वो 10 लोकेशंस कौन सी है जहाँ पर हमें ये एडिक्ट्स मिले हैं? तो देखेंगे 10 लोकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से। तो आप देखेंगे पाकिस्तान का सहबाजगढ़ी और मनसहरा और सहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, वहीं कांधार अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है कलसी, देहरादून उत्तराखंड में, गिरनार गुजरात में, सोपरा महाराष्ट्र में। फिर है धौली और जौगड़ा, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। कर्नाटका में सनती और एरागुदी आंध्र प्रदेश। ये 10 लोकेशन है जहां से हमको 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब वो क्या थे आपके 14 रॉक एडिक्ट्स, वो हम देखेंगे। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी बताए जाते हैं, जिससे हमें मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो देखिएगा, मेजर रॉक एडिक्ट्स है जो कि 14 है, इनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर इसलिए बोला है कि इन्हें छोटे पत्थरों पे लिखवाया गया है। ठीक है, कुछ हमें मेजर पिलर एडिक्ट्स मिलते हैं और कुछ हमें माइनर पिलर एडिक्ट्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसने करवाई हैं? अशोक ने करवाई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक के एडिक्ट्स के बारे में। तो इन्होंने कुछ ना कुछ लिखवाया है अपनी धम्म की पॉलिसीज़ के बारे में कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज़ रखनी चाहिए, ये इन्होंने लिखवाया है। तो इन्होंने लिखवाने के लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया है, प्राकृत भाषा, प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसके अलावा ग्रीक,
खरोष्ठी और अरमाइक स्क्रिप्ट का भी यूज किया है। डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है, साउथ इंडिया में अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो तो आपको साउथ की भाषाओं में लिखवाना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया में कोई स्क्रिप्ट है तो नॉर्थ की भाषा में होगा, पाकिस्तान के रीजन में कोई स्क्रिप्ट है तो वहाँ की लैंग्वेज में होगा, तभी तो वहाँ के लोग समझेंगे। इसलिए जो अशोक के स्क्रिप्ट्स हैं, अशोक के जो एडिक्ट्स हैं वो अलग अलग स्क्रिप्ट्स अलग अलग भाषाओं में है। प्राकृत भाषा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ग्रीक, खरोष्ठी और अरमाइक स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलते हैं, डिपेंड्स ऑन द लोकेशंस। 7 पिलर एडिक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं और ये कैसे मोनोलिथिक है, मतलब एक ही रॉक को तराश के बनाए गए हैं। ठीक है, जो आपको टोपरा मतलब दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण और महरौली में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो टोपरा का आपका पिलर एडिक्ट है उसको मूव कर दिया गया है दिल्ली बाय द फिरोज शाह तुगलक। मेरठ पिलर एडिक्ट और टोपरा पिलर एडिक्ट वाज मूव टू दिल्ली बाय द फिरोज शाह तुगलक। और कुछ माइनर पिलर एडिक्ट्स भी मिलते हैं जो अभी हम देखेंगे। सांची इंपॉर्टेंट है, सारनाथ, रुम्मन देही और निगली सागर। ठीक है, तो ये 4 आपके माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट है जिनके बारे में बताएंगे, 7 आपको यहाँ पे मेजर पिलर एडिक्ट्स मिलते हैं और कुछ आपको माइनर पिलर एडिक्ट्स भी मिलते हैं और स्तूपास। ठीक है, इनके बारे में हमें बात करनी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में। क्या क्या लिखा है याद कर लेना, रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पूछा जाता है कि धर्म यात्राओं के बारे में किस एडिक्ट्स में है, साउथ इंडिया की जो किंगडम्स है, राजाएं हैं, उनके बारे में कहाँ पर है, धम्म की पॉलिसी को कहाँ पर एलोबरेट किया है, डिटेल में बताया है, कलिंग के बैटल में हमको कहाँ पे जानकारी मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं अबाउट द रॉक एडिक्ट्स। तो आइए बात करते हैं पहले रॉक एडिक्ट के बारे में। तो फर्स्ट नंबर के रॉक एडिक्ट में अशोक ने लिखवाया है कि हमको एनिमल जो स्लॉटर है या फिर जो एनिमल किलिंग है उसको बैन कर देना चाहिए, और जो फेस्टिवल गैदरिंग है और अननेसेसरी जो आप सेरेमनी वगैरह में खर्चा कर रहे हैं उसको भी हमें बैन कर देना चाहिए। ये बात इन्होंने पहले मेजर रॉक एडिक्ट में लिखवाई है। सेकेंड नंबर का जो मेजर रॉक एडिक्ट है इसमें बताया है कि हमें एनिमल के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने चोल, पांड्य, सत्यपुरा और केरलापुरा जो कि साउथ इंडिया के किंगडम हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। किसमें, सेकेंड नंबर के मेजर रॉक एडिक्ट में। थर्ड नंबर का मेजर रॉक एडिक्ट क्या कहता है, इसमें कहा है कि ब्राह्मण्स के साथ हमें जेनरसिटी मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये जो थर्ड नंबर का रॉक एडिक्ट है, जब 12 साल हो चुके थे, 12 ईयर कंप्लीट हो गए थे अशोक को गद्दी में बैठे हुए, उसके बाद उन्होंने इस रॉक एडिक्ट को बनवाया है। इसमें इन्होंने कुछ अधिकारियों के बारे में हमें जानकारी दी है। कुछ अधिकारी मतलब इन्होंने युक्तास के बारे में बताया है जो कि सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स थे। ठीक है, फिर राजुकास जो कि रूलर ऑफिसर्स थे। इन्होंने कहा है कि ये जो ऑफिसर्स थे वो हर 5 साल में पूरे किंगडम का सर्वे करते थे, किंगडम का दौरा करते थे और धम्म की पॉलिसी के बारे में लोगों को बताते थे हर 5 ईयर्स में। ये बात हमें मेजर रॉक एडिक्ट 3 से पता चलती है। मेजर रॉक एडिक्ट 4, इसमें हमको बताया है अबाउट द धम्म घोष मतलब साउंड ऑफ धम्मा, और किस तरीके से वैरी घोष को ड्रॉप कर दिया गया और धम्म घोष की पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया। चौथा है मेजर रॉक एडिक्ट 5, इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया है कि एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। अशोक कहते हैं कि मेरी सारी जनता, हर एक इंसान मेरा बच्चे की तरह है, और हमें जो स्लेव्स हैं उनके भी कुछ राइट्स हैं, तो मास्टर्स को स्लेव को अच्छी तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, और इसमें एक अधिकारी के बारे में बात की गई जिसका नाम है धम्म महामत्र, धम्म महाअमात्य। ओके, ये अधिकारी के बारे में भी रॉक एडिक्ट 5 में बताया गया है। रॉक एडिक्ट 6 हमें बताती है कि राजा को अपने डिजायर्स को ज्यादा नहीं रखना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए मेजर अपनाने चाहिए। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट 7 हमें टॉलरेंस के बारे में, सारे धर्मों के लिए हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी भी धर्म की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ये बताया है। मेजर रॉक एडिक्ट 8 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अशोक की पहली धर्म यात्रा के बारे में बताया है। अशोक ने पहली बार यहाँ पे बौद्ध गया और बोधि ट्री को विजिट किया था। ठीक है, रॉक एडिक्ट 9 में कंडेम किया है पॉपुलर सेरेमनी को और कहा है कि आपको धर्म के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है मेजर रॉक एडिक्ट 10, डिसअप्रूव ऑफ द इंडिविजुअल डिजायर फॉर फेम एंड द ग्लोरी एंड स्ट्रेस ऑन धम्मा।
अगेन धम्मा। अच्छा, रॉक एडिक्ट नंबर 11 जो है उसमें धम्म क्या है उसको डिटेल में एलोबरेट किया है कि धम्म बेसिकली है क्या। रॉक एडिक्ट 12 में भी टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजियस एंड सेक्ट के बारे में बताया है। सबसे बड़ा रॉक एडिक्ट है 13 मेजर रॉक एडिक्ट, जिसमें कलिंग बैटल के बारे में बताया है, किस तरीके से कलिंग बैटल को जीता गया था। और उसके बाद बताया है कि किस तरीके से अशोक ने अपनी धम्म की पॉलिसी के जरिए दूसरे राजाओं को भी अपनी धम्म की पॉलिसी बताई थी। इसमें बताया गया है कि अशोक ने पांड्य, चोला और श्रीलंका तक अपने मिशनरीज को भेजा था, अपने बेटे महेंद्रा को भेजा था, संघमित्रा को भेजा था धम्म का प्रचार करने। ठीक है, तो ये अपने राजाओं की भी लिस्ट इसने बताई है कि टॉलमी ऑफ इजिप्ट है, मगाज ऑफ सिलान है, एंटीओकस ऑफ सीरिया है। तो इन लोगों के साथ भी इसने धम्म की पॉलिसी को प्रोपगेट किया था। और मेजर रॉक एडिक्ट 14 में हमें पता चलता है कि इसके रॉक एडिक्ट कहाँ कहाँ हैं। तो ये वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री में इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ है, तो वो जानकारी आपको रॉक एडिक्ट 14 में पता चलती है। इन रॉक एडिक्ट को पहली बार जेम्स प्रिंसिप ने डिकोड करने का काम किया था। इनको जो पहला रॉक एडिक्ट मिला था वो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन मिला था बेसिकली, जिसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने ही डिकोड करने का काम किया है अशोक के एडिक्ट्स को। क्लियर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमें माइनर एडिक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे भापुरा दिल्ली, मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पर मिलता है गुर्जरा दतिया में, गुर्जरा एंड पनगुड़िया। गुर्जरा एंड पनगुड़िया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है बैरट या भभरू, भभरू या फिर बैरट जो है वो आपको राजस्थान से मिलता है। नेक्स्ट है अहुरिया, अहरुआ, ये आपको यूपी से मिलता है। सासाराम बिहार से है। रूपनाथ भी आपको मध्य प्रदेश से मिलता है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा जो आपको माइनर एडिक्ट्स मिलते हैं वो आपको कर्नाटका से मिलते हैं। कौन कौन से? मास्की, निट्टूर, मास्की हो गया, निट्टूर हो गया। इसके अलावा आपका पल्की गुंडा, नेक्स्ट है जतिंगा, रामेश्वरा, सिद्धापुरा एंड ब्रह्मगिरी। ये सारे आपको कहाँ से मिलते हैं? कर्नाटका से देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश से आपको 2 एडिक्ट्स मिल रहे हैं, एक है रजूला और है इरागुडी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि कहाँ से कौन से मिले हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो भबरू के बारे में पूछा जाता है, गुर्जरा, पनगुड़िया, मास्की, नट्टूर, रूपनाथ और सासाराम और ब्रह्मगिरी। ये कुछ ऐसे एडिक्ट्स हैं जिनके बारे में लगातार एग्जाम में प्रश्न बने, तो आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो आप इस मैप के जरिए लोकेशन याद रख सकते हैं, जिसमें से 4 आपके माइनर रॉक एडिक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कौन कौन से हैं वो? मास्की, ठीक है, मास्की मैंने बताया था, मास्की और निट्टूर आपको कर्नाटका में मिल रहा है। गुर्जरा, गुर्जरा दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आपको मिल जाता है। ठीक है, और 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ, और उडेगोलम। तो उडेगोलम, मास्की, निट्टूर और गुर्जरा, ये 4 ऐसे माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं जहां पे अशोक का नाम अशोक मिलता है। कौन कौन से? गुर्जरा, मास्की, निट्टूर एंड उडेगोलम। ठीक है, इन चारों के नाम रट लेना जहां पे अशोक का नाम अशोक मिलता है, और ये आपके चारों माइनर एडिक्ट्स हैं। 14 मेजर आपके मेजर एडिक्ट्स हैं और बाकी सारे आपके माइनर एडिक्ट्स आपको मिलते हैं। मतलब मेजर और माइनर में डिफरेंस इतना है कि एक बड़ी रॉक में लिखवा दिया और एक छोटी छोटी रॉक में लिखवाया। आइए अब हम बात करते हैं अशोक के पिलर्स के बारे में। अशोक के जो पिलर हैं बेसिकली वो सिंगल पीस ऑफ स्टोन में बनाए गए हैं, मतलब मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो आपके पिलर्स हैं ये लगभग 40 फीट तक के लॉन्ग होते थे, इनकी एवरेज हाइट होती थी, और ये चुनार सैंडस्टोन से बने हैं। चुनार सैंडस्टोन वो होता है जिनकी शाइन कभी भी लॉस्ट नहीं होती, इसलिए इतने सालों के बाद आज भी इनमें शाइन आपको देखने को मिलती है। और ये जो पिलर्स थे इनमें कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा था। जनरली इसमें प्राकृत भाषा मतलब ब्राह्मी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलती है अशोक के पिलर में। तो अशोक के पिलर में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी भाषा में या कौन सी स्क्रिप्ट में आपको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, तो प्राकृत भाषा, प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये जो पिलर होते थे, पिलर के ऊपर कोई ना कोई एक कैपिटल मतलब कोई ना कोई एक एनिमल का स्टैच्यू आपको मिलता है। वो लाइन हो सकता है, बुल, एलिफेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक कैपिटल आपको पिलर के हाइट पे मिलेगा, और ये जो कैपिटल होगा वो जिस बेस पे बैठा होगा उसे एबेकस कहेंगे, और ये एबेकस सर्कुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, और इस एबेकस के नीचे आपको लोटस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा एबेकस के नीचे आपको देखने के लिए? लोटस। तो क्या क्या आपको पिलर से मिल गया? तो पिलर जो है
वो मौर्यन पीरियड में बनाए गए हैं अशोका के द्वारा। ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स हैं, चुनार सैंडस्टोन से बने हुए हैं, एवरेज हाइट 40 फीट की है, प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। सबसे ऊपर पिलर के ऊपर कैपिटल है जो कि कोई एनिमल मतलब लायन, एलिफेंट या बुल हो सकता है। जो कैपिटल जिस बेस पे बैठा हुआ है वो एबेकस है। एबेकस सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हो सकता है और एबेकस के नीचे आपको लोटस का स्ट्रक्चर, उल्टे लोटस का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपके जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट 6 पिलर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पिलर्स आपको ये देखिएगा। सबसे पहले है दिल्ली टोपरा, फिर मेरठ, इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद बिहार में आपको मिलेगा लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अराराज और रामपुरवा। तो लौरिया नंदागढ़ का जो आपका पिलर है उसमें लाइन कैपिटल है और रामपुरवा में आपको 2 पिलर्स मिलते हैं, एक में लाइन कैपिटल है और दूसरे में बुल कैपिटल है। और बुल कैपिटल वाला जो आपको पिलर है वहां पे कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई भी इंस्क्रिप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। रामपुरवा का जो बुल वाला आपका पिलर है उसमें कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं लिखा गया है। तो मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन आप देखेंगे, सारनाथ लाइन कैपिटल है, वाराणसी में अशोक ने बिल्ड किया था, धर्म चक्र परिवर्तन और फर्स्ट टेरेमन ऑफ बुद्धा के बारे में बताता है। वैशाली पिलर बिहार में है जिसमें सिंगल लाइन है लेकिन कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट है सन किसका पिलर उत्तर प्रदेश में, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में, लौरिया अराराज चंपारण बिहार में और इलाहाबाद पिलर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब आपको कुछ और पिलर इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो कि माइनर पिलर्स हैं। रुम्मन देही पिलर इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। लुम्बन देही जब लुम्बिनी की यात्रा की होगी और लुम्बिनी में जो टेक्स्ट की डिटेल थी वो आपको रुम्मन देही पिलर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, लुम्बिनी में। ठीक है, फिर है निगली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। तो निगली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन भी आपको कपिल वस्तु नेपाल की बाउंड्री पे ही मिलता है यहाँ पर। ठीक है, नेपाल में आपको मिलेगा बेसिकली निगली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। सांची जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें 4 लाइन है। सारनाथ वाला पिलर इंस्क्रिप्शन में भी 4 लाइन देखने को 4 लायन देखने को मिलते हैं, शेर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सन किसका एलिफेंट उसमें देखने को मिलता है और वैशाली में सिंगल लाइन है जिसमें कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ माइनर आपको पिलर इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे अशोक के स्तूपास के बारे में। अशोक के स्तूपास वो बिल्डिंग है जहाँ पे बुद्धिस्ट श्रीरीन है, बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स हैं उनके रिमेन्स को वहाँ पे रखा गया है। इनकी पहली बार जिक्र हमको ऋग्वेदा में भी मिलती है और ओल्डेस्ट जो स्तूपा है वो है पिपरवाहा स्तूप। पिपरवाहा स्तूप जो है वो यूपी में आपको मिलेगा, पिपरवाहा स्तूप जो है वो यूपी में मिलेगा। सांची स्तूप आपको रायसेन मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा जो कि अशोक ने बनवाया है और इसको डिस्कवर जनरल टेलर ने किया था 1880 में। 1818 में जनरल टेलर ने सांची स्तूपा को डिस्कवर किया था। सांची स्तूपा में आपको 3 स्तूप देखने को मिलते हैं। पहला जो स्तूप है वो महास्तूप है, ऐसा बताया जाता है, वहाँ पे गौतम बुद्ध के रिमेन्स है। फिर है आपका कला स्तूप जहाँ पे जो अशोक ने मिशनरीज भेजी थी उनके बारे में जानकारी और उन मिशनरीज के बारे में बताया गया है और उसके अवशेष रखे हैं। और थर्ड नंबर का जो स्तूप है वहाँ पर सारिपुत्र और महामोगलयान के जो कि बुद्धिस्ट डिस्पाइल या फिर बुद्धिस्ट शिष्य थे उनके यहाँ पर आपको अवशेष देखने को मिलते हैं स्तूप नंबर 3 में। इसके अलावा आपको एक स्तूप मिलता है भरतहूत स्तूप जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, जिसका फाउंडेशन स्टोन तो अशोक ने रखा था लेकिन इसको कंप्लीट पुष्पमित्र सुंग ने कराया। ठीक है, इसको डिस्कवर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था 1873 में और ये रेड सैंडस्टोन से बना है। अब स्तूप दिखते कैसे थे, तो स्तूप में देखिएगा जो स्तूप है कोई भी आपका कोई भी बिल्डिंग होता है तो उसका एक बाउंड्री होता है, आप उसमें रेलिंग लगाते हैं। तो जो रेलिंग हुआ करती थी उसको वेदिका कहते हैं। रेलिंग को क्या कहते हैं, हम वेदिका कहते हैं। अभी जो रेलिंग थी उसमें 4 द्वार है, 4 आपको द्वार है। इन 4 द्वार को हम तोरण कहते हैं, मतलब जो एंट्रेंस गेट है वो 4 है जिन्हें हम तोरण कहते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि चारों दिशाओं में जो बुद्ध की टीचिंग है वो स्प्रेड हो रही है। ठीक है, अब जहाँ पे रिमेन्स रखे जाते थे वो इस तरीके से सर्कुलर शेप है, उसको हम अंड कहते हैं। और अंड के ऊपर आपको एक छतरी और छतरी के नीचे आपको एक हर्मिका देखने को मिलती है। हर्मिका, अब अंड की कोई कुछ लोग परिक्रमा करते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो परिक्रमा करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रदीक्षा कहते हैं। और नीचे वाले एरिया को हम पद कहते हैं, पथ। ठीक है, पद कहा जाता है। आइए हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इस आर्किटेक्ट में स्तूप में आपको एक सिलेंड्रिकल ड्रम्प देखने को मिलेगा जिसको अंड कहा है। हर्मिका और छत्र है टॉप पर। हर्मिका एक स्क्वायर रेलिंग है टॉप ऑफ द माउंट पे और छत्र जो है वो सेंट्रल पिलर है जो कि ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म में है।
फिर आपका तोरण द्वार है जो कि 4 एंट्रेंस है। फिर आपको वेदिका देखने को मिलेगी जो कि रेलिंग है। डिफरेंट अलग अलग लेवल पे आपको ये वेदिका देखने को मिलती है। बर्न्ड ब्रिक्स यहाँ पे, बर्न और अनबर्न्ड ब्रिक यहाँ पे यूज की हैं एज अ मटेरियल। सांची स्तूप सबसे इंपॉर्टेंट है। पिपरवाहा स्तूप जो सबसे पुराना है उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे जो स्तूप बिल्ड हुए हैं डेथ ऑफ बुद्ध पे, वो अलग अलग जगहों पे हैं। राजगृह, वैशाली, कपिल वस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, वैथापिरा, पावा, कुशीनगर एंड पिपलीवाहा। स्तूप ऑफ बैरट या राजस्थान जो है वो भी एक सर्कुलर पाथ में आपको स्तूप देखने को मिलेगा बैरट राजस्थान में। ठीक है। लास्ट जो मौर्य पीरियड का रूलर है, लास्ट जो मौर्यन रूलर है वो होता है बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र सुंग 185 BC में, और फिर सुंग डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब सुंग डायनेस्टी आएगी। तो बृहद्रथ लास्ट रूलर है, आपको याद रखना है। मौर्यन पीरियड लगभग 137 ईयर्स तक रहा है। तो ये सारी जानकारी मौर्यंस के बारे में थी। आने वाले वीडियो में हम गुप्तास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट सीरीज चल रही, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम डिस्कस कर सकते हैं। डिटेल वीडियो देखना है तो या तो हमारे कोर्स को परचेस कर लीजिए, तो कोर्स में आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, या तो फिर पहले भी मैंने हिस्ट्री पढ़ाई हुई, तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके आप मौर्य आर्ट और आर्किटेक्ट, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम गुप्तास के बारे में, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, और फॉरेन जो इन्वेजन हुए हैं शक, कुषाण, उनके इन्वेजन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो लगभग 3 से 4 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे एंशिएंट इंडिया में, और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री की भी टू द पॉइंट सीरीज खत्म हो जाएगी। ओके, 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देवनाम प्रियदस्ती किसका नाम है? 4 ऑप्शन है, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या फिर भगवान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का बैटल कब लड़ा गया? 260 BC, 261, 126 या फिर 232। फिर नेक्स्ट है, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस अशोका। अशोक को बुद्धिज्म को ज्वाइन करने के लिए किसने इन्फ्लुएंस किया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर बृहद्रथ। तो ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट में देना, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।